क्वात्रा बड़े चट्टानों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहां एक राजा का राज्य था, जहां से खास किस्म के पत्थरों का व्यापार होता था। लेकिन कुछ ही सालों में अंधविश्वास चारों ओर फैलने लगा। लोगों का मानना था कि पत्थरों की खुदाई की वजह से वहां काली शक्ति जाग उठी है। खुदाई के वक्त अजीब सी आवाजें वहां के लोगों को घेरने लगती थीं। आसपास की हवाएं उनका जिस्म काटती थीं। धीरे धीरे अजीब काले साए उस राज्य में मंडराने लगे और एक एक कर लोग उस राज्य से अजीब अजीब तरीकों से गायब होने लगे। जब लोगों में डर इस कदर फैल गया कि वो बाहर जाने से भी डरने लगे, तो राजा ने पूरे राज्य को खाली करने का आदेश दिया। अगले दिन जब राजा अपने खास सैनिकों के साथ किले से बाहर आया, तो पाया पूरे राज्य में कुएं जैसे बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उनमें पानी की जगह खून भरा है। राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था, बल्कि सारे घर खाली हो चुके थे। घरों के दरवाजे खुले थे और हर दरवाजे पर 2 लाल पंजों के निशान थे। राजा ने उसी पल राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और सेना समेत बाहर की ओर प्रस्थान किया। पर वो राजा ना तो नगर से बाहर निकल पाया और ना ही कभी दोबारा किसी को दिखाई दिया। कहते हैं नगर के द्वार से ही वो राजा सैनिकों समेत विलुप्त हो गया था। मानो वो सब लोग हवा में खुल उसके साथ ही उड़ गए हों। अंग्रेजों के जमाने तक वो जगह वीरान पड़ी रही, लेकिन आजादी के कुछ वर्ष बाद वहां लोगों ने बसना शुरू किया। मगर अब वो शहर पुराने जैसा नहीं रहा था। अक्सर तेज हवा के झोंके आसपास तबाही का मंजर लेकर आते थे। अब पूरे इलाके में अजीब अजीब सी आवाजों का गूंजना अभी भी कम नहीं हुआ था। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। हवा अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी थी। रोशन और नवाब भागते हुए हवा के विपरीत दिशा में आंखों को हाथ से ढके अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। कहा था मैंने आज मौसम खराब रहेगा, लेकिन तुझे तो हमेशा खुद की करनी होती है। पता नहीं घर पर सब ठीक होगा कि नहीं। हाँ। रोशन नवाब से कहता हुआ बहुत हिम्मत करके आगे चला जा रहा था। इस पर नवाब बोला, रोशन, आज तुम बिना बात के बहुत चिंता करने लगे हो। देखो वो दिख रहा है तुम्हारा घर, तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। अब जल्दी जाओ, फिर मैं भी अपने घर के लिए निकलता हूं यार। नवाब कदमों को जमाते हुए किसी तरह खुद को संभाल रहा था, पर रोशन को जैसे ही अपने घर का दरवाजा दिखा, वो तुरंत छलांग लगा दरवाजा खटखटाने लगा। बाबा, दरवाजा खोलो जल्दी, मैं हूं रोशन। अच्छा तू अपने घर जा। रोशन दरवाजा खटखटाते हुए नवाब से कह रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। नवाब वहां था ही नहीं। हो सकता है नवाब अपने घर चला गया, लेकिन वो बिना बाय बोले कभी नहीं जाता। फिर आज क्यों चला गया? रोशन खुद से कहता हुआ वापस पलटा तो उससे पहले उसे उड़ती धूल के बीच एक धुंधली सी छवि दिखी। वहां कोई खड़ा था। उस तेज हवा के बीच वो सिर्फ एक काली आकृति देख सकता था। वो व्यक्ति एक बड़ा काला लिबास पहने हुए था जो हवा में उड़ रहा था। उसके कंधे पर एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई सी एक लकड़ी थी। रोशन ने जब उसके चेहरे को देखना चाहा तो उसे लिबास के अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। कहां था अब तक? सामने रोशन के पिता राम खिलावन खड़े थे। रोशन बिना कुछ बोले सीधे घर के अंदर आ गया और खिड़की की आड़ से वापस बाहर झांकने लगा। दरवाजा जल्दी से बंद कर दीजिए। उसके चेहरे का रंग उड़ चला था। राम खिलावन हैरान था। दरवाजा बंद कर वो भी खिड़की के पास आ बाहर झांकने लगा। क्या बताएगा? वापे में नहीं लग रहा। नहीं पिताजी, बाहर कोई खड़ा है। वहां से मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहता है। मुझे अपने पास बुला रहा है। रोशन अपनी फटी हुई आंखों से बाहर की ओर ताके जा रहा था। राम खिलावन खुद भी चौंकते हुए खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। रोशन नीचे बैठा अपने दोनों हाथों को सीने से लगाए कांप रहा था
मानो जैसे उसका सामना मौत से हुआ हो। परिवार वाले सब देखकर सहम गए थे। देर रात तक रोशन अपने कमरे में बैठा बस बड़बड़ाया जा रहा था। उसकी आवाज सबके कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। वो लोग उसे सुन तो पा रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। फिर सुबह 4 बजे के आसपास अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। सबको लगा कि वह सो गया है, पर अगली सुबह जब उसके पिता ने उसे उठाना चाहा तो कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से रोशन की आवाज नहीं आई। तब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और सबने पाया कि अंदर कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरा तो पूरी रात अंदर से बंद था। राम खिलावन चिंता में सबसे कह रहा था। उसने परेशानी में रोशन को बाहर खोजना भी शुरू कर दिया था, लेकिन रोशन का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर वो पुलिस के पास गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो राम खिलावन ने बताया, वो कल अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसका कहना था बाहर कोई खड़ा से देख रहा है। देर रात भी वो कुछ बड़बड़ा रहा था। बहुत डरावना सा लग रहा था वो। रोशन के लापता होने की खबर सुनकर नवाब भी पुलिस स्टेशन आ पहुंचा था। उसे मामले की पूरी जानकारी पहले से थी। पुलिस के पूछने पर नवाब बोला, सब तो ठीक था। कल शाम हम दोनों तेज हवा में फंस गए थे और फिर रोशन मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे लगा अपने घर पहुंच गया होगा, इसलिए मैं अपने घर चला गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे कस्बे में एक सनसनी फैल गई। हर कोई रोशन के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के कारण डरा हुआ था। रोशन को गायब हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में लगी हुई थी, मगर उनके हाथ एक सुराग तक नहीं लगा। नवाब अपने दोस्त के इस तरह से गायब हो जाने के सदमे में घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसके परिवार वाले भी उसकी हालत देख चिंता में थे। नवाब दिन रात बस अपने में रहता था। फिर एक रात उसकी बहन जरीन उसे रात का खाना देकर वापस लौटी थी कि उसे कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। परिवार के सभी लोग तुरंत भागकर नवाब के कमरे में पहुंच गए। नवाब खिड़की से बाहर झांकता हुआ कांप रहा था, मानो जैसे उसे अपनी मौत दिख गई हो। वहां कोई खड़ा, कोई काला साया। नवाब चीखता हुआ सबसे कह रहा था, पर एक पल को भी उसका ध्यान खिड़की से हटा नहीं। नवाब का यह हाल देख जरीन ने भी खिड़की से बाहर देखा। कोई भी तो नहीं है। जरीन ने नवाब से कहा। इस पर नवाब ने हकलाते हुए कहा, है ना, उसके हाथ में एक लकड़ी है और कंधे पर मोटी रस्सी लटकी है। डर के मारे नवाब की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बदहवास सा बार बार बस यही बोले जा रहा था, मुझे घूर रहा है, मुझे अपने पास बुला रहा है, उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा है। जरीन, मेरी बहन, मुझे बचा लो प्लीज। मगर जरीन को जब कुछ दिख ही नहीं रहा था तो वो नवाब की मदद करती भी तो कैसे। थक कर जरीन अपने कमरे में चली गई, पर नवाब अभी भी बड़बड़ाता जा रहा था। फिर थक कर नवाब कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जरीन उसके कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। नवाब के पूरे कमरे में खून के छींटे पड़े थे। दीवार पर लाल रंग के पंजों के निशान थे। नवाब की गर्दन खिड़की के बीचों बीच फंसी थी और उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान थे। उसका सिर धड़ से अलग हो बाहर की ओर लटका था। पुलिस ने जब उसके कमरे की तफ्तीश की तो उन्हें कागज पर सिर्फ सुसाइड लिखा मिला, जो नवाब का लिखा हुआ लग रहा था। लेकिन पुलिस अभी भी नवाब के कमरे में सुराग ढूंढने में लगी थी। सर, मरने से पहले कोई सिर्फ सुसाइड क्यों लिखेगा? आगे कुछ क्यों नहीं लिखा? हवलदार धनीराम ने अपने सीनियर अफसर वीरेन से कहा। इस पर वीरेन बोला, क्या पता इसके आगे कुछ लिखने का उसे मौका ही ना मिला हो, क्योंकि इसका दोस्त रोशन भी किसी काले साए का जिक्र करता हुआ गायब हुआ था। लेकिन इस काले साए का क्या राज है? पहले रोशन फिर नवाब। मरने से पहले दोनों का यही कहना था कि उन्हें कोई बाहर दिख रहा था। कोई तो है जो इन दोनों से जुड़ा है। वीरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर कोई इस भयानक मौत को देख टहल सा गया था। काले साए की बात
हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर कोई अब ये मानने लगा था कि कोई काली शक्ति है, वो जिस घर के बाहर दिखती है उस घर में किसी की मौत हो जाती है। नवाब की मौत के 3 दिन बाद वो साया फिर से किसी और घर के बाहर दिखा। इस बार जो व्यक्ति मरा वो देर रात चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ था। उसका कहना था कि नींद में अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसने देखा कोई खिड़की से अंदर की ओर झांक रहा है। अगले दिन भी वो व्यक्ति भी ठीक उसी तरह रहस्यमयी तरीके से मरा मिला जैसे नवाब मिला था, और वहां से भी एक कागज बरामद हुआ जिस पर सिर्फ सुसाइड लिखा था। धीरे धीरे उस काले साए की वारदातें पूरे शहर में घटने लगी, और जिस भी घर के बाहर यह दिखता उस घर का कोई व्यक्ति गायब हो जाता या रहस्यमयी तरीके से सुसाइड कर लेता। लोग उसे यम कहने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने यम को पास की झील से आते हुए देखा था और उसी झील से वापस चट्टानों की ओर जाते हुए भी देखा था। जब पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकामयाब रही तो उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। हालांकि सीबीआई भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन लोगों के बीच संतुलन बनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिन्होंने सारे खून का इल्जाम अपने सर ले लिया और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन लोग भले ही शांत हो गए हों, पर उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या था उस काले साए का रहस्य, और ऐसा क्या होता था उनके साथ कि वो खुद ही सुसाइड कर लेते थे? क्या सच में वो यमराज था जो झील के पास रहता था? ऐसे बहुत से सवालों की गर्माहट आज भी क्वात्रा की सर्द हवाओं में घूमती है, जिनके जवाब कोई नहीं जानता।